टॉयलेट में जाओगे तो मारे जाओगे। कितनी रात हो गई है और इस पेट के दर्द को अभी ही उठना था। शिवांगी फ्रेश होने के लिए अपने घर के पास वाले टॉयलेट में जाकर बैठ जाती है। हाय 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 हाय, पेट तो पूरी तरह गुब्बारे की तरह फूल गया था। अब थोड़ी सी शांति मिली है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो यहाँ एक टॉयलेट बना हुआ है। शिवांगी आराम से फ्रेश होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे टॉयलेट के अंदर अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। स्वागत है तुम्हारा यहाँ आने का, अब नहीं बचेगी तू। चुड़ैल की आवाज सुनते ही शिवांगी बहुत डर जाती है और डर के मारे अपने चारों तरफ देखने लगती है कि तभी अचानक से टॉयलेट की लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद शिवांगी घबराहट में बोलती है, कौन है यहाँ? बाहर निकलो। यहाँ जो मुझे डरा रहा है, कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? तेरी मौत आई है रे पगली, तेरी मौत आई है। तभी अचानक से टॉयलेट की लाइट ऑन हो जाती है, जिसके बाद शिवांगी के सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को देखकर शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो थर थर कांपने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू इस टॉयलेट में क्या कर रही है? चली जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तेरी धूल पूजा तो उतार दूं। देख चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मजबूरी में मैं इस टॉयलेट में आई थी, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। जंगल में जाती तो जंगली जानवरों को शिकार हो जाती। देख, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। चुड़ैल शिवांगी की एक नहीं सुनती, जिसके बाद चुड़ैल शिवांगी को मार देती है। टॉयलेट में आओगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर चुड़ैल शिवांगी को उठाकर गांव के बीचों बीच फेंक देती है और वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जैसे ही गांव के लोग शिवांगी की लाश को गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ देखते हैं तो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ए भगवान, ये क्या, फिर से एक और लाश? लगता है ये चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सभी को मार कर ही रहेगी। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि गांव के सभी लोगों को पता है कि उस टॉयलेट की भयानक चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। जो भी वहां जाता है वो उसे मार देती है। अरे ऐसे चुड़ैल के खौफ से हम लोग कब तक डरते रहेंगे? इस चुड़ैल का तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये एक एक करके सभी को मारती रहेगी। हम लोग चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने उसको मारने की कोशिश भी की तो वो गांव के अंदर कहर बचा देगी, कहर। इसलिए भलाई इसी में है कि सब लोग अपने अपने कामों में लग जाओ और इस टॉयलेट से दूर रहो। हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉयलेट है जिस पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। क्यों ना हम एक और टॉयलेट बना लें जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकें। बसंती की बात पर गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में गांव में एक नया टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है। वहीं एक दिन रात के समय चुड़ैल अपने आप से कहती है, कई दिनों से कोई भी इस टॉयलेट को इस्तेमाल करने नहीं आया। लगता है मेरे डर से सब लोग गांव को छोड़कर भाग गए। ये तो होना ही था। चलो आज इसी खुशी में गांव की सैर करके आती हूँ। चुड़ैल गांव की सैर करने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद जैसे ही वो गांव में पहुंचती है उसे एक दूसरा टॉयलेट दिखाई देता है। उरी दादा, तो ये बात है, इस गांव के लोग नया टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस गांव के किसी भी टॉयलेट पर कब्जा कर सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उस टॉयलेट पर भी अपना कब्जा कर लेती है। रात होते ही जैसे ही एक भोला नाम का आदमी टॉयलेट में जाता है, चुड़ैल उसे वहीं दबोच लेती है। बहुत ही तेज बन रहे हो गांव वालों। तुम्हें क्या लगा था नया टॉयलेट बनाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं किसी भी टॉयलेट पर कब्जा कर सकती हूँ। अरे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देख, मेरी बीवी बच्चे भी हैं, अगर मैं मर गया तो उन्हें कौन पालेगा? किसी ने मेरे बारे में सोचा था क्या कि अगर मैं मर गई तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? चुड़ैल भोला को मारने वाली होती है, लेकिन भोला जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे गांव वालों, मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे गांव वालों, जल्दी से आ जाओ, कोई मेरी मदद करो।
भोला की आवाज सुनने के बाद गांव के सभी लोग जाग जाते हैं और इकट्ठा होकर नई वाली टॉयलेट पर पहुंच जाते हैं। अरे आवाज तो इसी टॉयलेट के अंदर से आ रही थी, लगता है कोई इस टॉयलेट के अंदर है। जाओ देवानंद भैया, जरा टॉयलेट का दरवाजा तो खोलो। जैसे ही देवानंद टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, उसके अंदर से भोला की लाश निकलकर बाहर आती है, जिसके साथ साथ टॉयलेट के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल भी निकलती है। टॉयलेट में आओगे तो मारे जाओगे। गांव वालों, तुम्हें क्या लगा कि तुम नया टॉयलेट बना लोगे तो मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ दूंगी? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी टॉयलेट का इस्तेमाल करने आएगा मैं उन सभी को मार दूंगी। लेकिन चुड़ैल, आखिर तू हम गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जिसकी तू हमें सजा दे रही है? मेरी मौत की सजा? मैं तुम लोगों को अपनी मौत की सजा और अपनी माँ से बिछड़ने की सजा दे रही हूँ, क्योंकि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उस रात जब मैं टॉयलेट में जाने के लिए अपने घर से निकली थी तो रात के समय 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। अरे कहाँ जा रही है, जरा यहाँ तो आ। अरे पूरी रसमलाई है, चल इसे पकड़ते हैं, आज का मामला तो फिट हो गया। वो दोनों नशे की हालत में थे और अचानक से मेरा पीछा करने लगे। मैं उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तभी मुझे पास में पड़ी हुई एक लकड़ी दिखाई दी, जिसे उठाकर मैंने उन दोनों को मार दिया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। भागते भागते मैं टॉयलेट में आकर छुपने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, उन दोनों ने दरवाजा बंद करने से पहले ही खोल दिया। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे बचकर भागेगी? इसने मुझे डंडे से मारा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या मैं तुम्हारी बहन या बेटी जैसी नहीं हूँ? तुम मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? हाँ, तूने हमारे ऊपर हाथ छोड़कर अच्छा नहीं किया, इसकी तो भरपाई तुझे करनी ही पड़ेगी। उन्होंने मेरे गले से मेरी चुन्नी खींचकर मेरा गला घोट दिया। मैं मदद की पुकार करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन गला घुटने की वजह से मेरी आवाज नहीं निकल पाई। उन्होंने मुझे वहीं मारकर टॉयलेट में बंद कर दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों को तुम क्यों मार रही हो? हमें छोड़ दो और यहाँ से मुक्त होकर चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी। जो भी इस टॉयलेट में आएगा मैं उसको मार दूंगी। चुड़ैल ऐसा कह ही रही होती है कि इतने में एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए वहां पहुंच जाती है, जो चुड़ैल की माँ होती है। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम ठीक तो हो ना माँ? इतने दिनों बाद देख रही हूँ माँ मैं तुम्हें। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे मरने के बाद इन गांव वालों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन तू इनके साथ अच्छा नहीं कर रही है। देख बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दे। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया हम उन्हें सजा जरूर दिलाएंगे, लेकिन मेरी बेटी तू शांति से यहाँ से मुक्त हो जा। अपनी बूढ़ी माँ की बात मान ले। अपनी बूढ़ी माँ की बात सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। गांव वाले किसी तरह उन दोनों गुंडों को ढूंढते हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा को अपने आप शांति मिल जाती है और वो गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। भूतिया ब्लैक बोर्ड। क्लासरूम में लगे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी क्लास टीचर नीलम बच्चों को संज्ञा पढ़ाते हुए कहती है, स्टैंड अप बंको। मान लो कि नैना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बताओ। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए हमारी बॉडी से जान रे, जान ले लो ना जान रे। बंको, बिहेव योरसेल्फ। मैंने तुमसे संज्ञा की विशेषता पूछी थी, कभी कहीं के। सिट डाउन। चिंटू, तुम बताओ। तेरे नैना बड़े कातिल, मार ही डालेंगे, मार ही डालेंगे। क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से बेंच बजाते हुए हंसने लगते हैं। तभी नीलम छड़ी घुमाकर चिंटू के सिर पर मारती है और सबको फटकारते हुए कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। पढ़ने की उम्र में आशिकी गिरी छा रही है। बेफिजूल की बातों पर बदतमीजी दिखाने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? आता है ना मैडम,
हमको एक से बढ़कर एक फिल्मी संगीत। अरे वाह, बहुत खूब नैना, तुम्हारी ही कमी कसर रह गई थी। खड़े हो जाओ अपनी सीटों पर और हाथ ऊपर कर लो। आई सेड स्टैंड अप बोथ ऑफ यू। सभी बच्चे डरकर हाथ ऊपर करके सीट पर खड़े हो जाते हैं और टीचर कहती है, मैं तुम सबकी कारस्तानी के लिए तुम्हें एक बेशकीमती तोहफा देना चाहती हूँ। नीलम चौक उठाकर ब्लैक बोर्ड पर पेंटिंग ड्रॉ करते हुए कहती है, तुम सारे स्टूडेंट्स इस ब्लैक बोर्ड पर बने गधे के चित्र की तरह अव्वल दर्जे के गधे हो। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगते हैं। तभी ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किए हुए पेंटिंग का कलर एकदम से लाल हो जाता है और वो पेंटिंग ब्लैक बोर्ड से गायब हो जाती है। मैडम, ब्लैक बोर्ड वाला गधा तो रफू चक्कर हो गया। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड से गधे भी उड़न छू होने लगे हैं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैडम, गधा गया, सच्ची का गया। ये सुनकर टीचर जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ पलटकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती है, पर गधा ब्लैक बोर्ड से निकलकर आखिर कहाँ गया? फिर क्लास के सभी बच्चे ठहाके लगाकर एक साथ बोल पड़ते हैं, मैडम, घास चरने गया गधा। नीलम फिर से चौक उठाकर जैसे ही उसे ब्लैक बोर्ड पर चलाती है, सफेद चौक की लिखावट लाल होकर खून की बूंदों में बदल जाती है। फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर से आ रही भयानक आवाज क्लासरूम के चारों ओर गूंजने लगती है। आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, खेलेंगे हम सभी गिल्ली और डंडा। ये क्या हो रहा है? इस ब्लैक बोर्ड के अंदर से अचानक गाने की आवाज कैसे आ सकती है? ब्लैक बोर्ड से आ रही अजीबोगरीब भयानक आवाज ने नीलम के दिल में खौफ का घर कर लिया था। सभी नादान बच्चे ब्लैक बोर्ड की धुन पर नाच रहे थे। तभी क्लास की रौनक एकदम से डरावना भूतिया हो जाती है। सभी लाइटें भी अपने आप जलने बुझने लगती हैं और ब्लैक बोर्ड से आ रही आवाज फिर से दोहराती है, मरोगे, सबके सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। ये भूतिया ब्लैक बोर्ड एक एक को निगल जाएगा। भूतिया ब्लैक बोर्ड की खौफ भरी आवाज सभी बच्चों के रोंगटे खड़े कर देती है और क्लास टीचर कहती है, बंकू, चिंटू, नैना, जल्दी से क्लास से बाहर निकलो। सभी स्टूडेंट्स दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं और चिंटू हड़बड़ी में ब्लैक बोर्ड के पास गिर जाता है। तभी ब्लैक बोर्ड के अंदर से दो हाथ निकलकर चिंटू को अंदर खींचने लगते हैं और चिंटू कहता है, बचाओ मुझे टीचर, मेरी मदद करो, बचाओ। तभी भूतिया ब्लैक बोर्ड चिंटू को अपने अंदर खींच लेता है और चिंटू की सिसकियां हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। फिर क्लासरूम का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। फिर तेज तूफानी बवंडर और धूल भरी हवा स्कूल के मैदान को सूखे पत्तों से भर देती है और दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल जाता है। सभी भागकर प्रिंसिपल रूम में पहुंचते हैं और टीचर कहती है, प्रिंसिपल साहब, हम सभी की जान खतरे में है। क्या बात है मिस नीलम, फर्स्ट पीरियड में बच्चों को पढ़ाने की जगह आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्रिंसिपल साहब, हम सबकी जान खतरे में है। क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड से अचानक दो हाथ बाहर आए और चिंटू को अपने अंदर खींच लिया। मिस नीलम, आर यू आउट ऑफ माइंड? होश में तो हैं? क्या आप क्या कह रही हैं? प्रिंसिपल सर, मैं वही कह रही हूँ जो मेरी आंखों ने देखा। ये सुनकर प्रिंसिपल सर स्कूल के गार्ड रामू को कहते हैं, रामू, मैडम के साथ जाओ और उस ब्लैक बोर्ड को अच्छे से चेक करो। मिस नीलम, अगर आपकी बातों में जरा भी चोरी पकड़ी गई तो मैं आपको स्कूल से डिसमिस कर दूंगा। स्कूल गार्ड भूतिया ब्लैक बोर्ड के पास आकर कहता है, अभी तो हमारा शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, कहीं ब्लैक बोर्ड हमके आसमानी गार्ड के पास कुरियर न कर दे। रामू जैसे ही ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होता है, एक बार फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं और आधी चुड़ैल निकलकर कहती है, आ गया तू मरने के लिए। अच्छा है, अब मैं तुझे अपने भूतिया ब्लैक बोर्ड में शामिल कर लूंगी। अरे ये कैसा चुड़ैल है जो ब्लैक बोर्ड के अंदर अपन बसेरा बना कर रहे थे। चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर अंदर खींच लेती है और उसके खून से ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखकर अंदर समा जाती है, जिसे नीलम कप कपाते लफ्जों में पढ़कर कहती है, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। नीलम भागते हुए प्रिंसिपल सर के केबिन में आकर कहती है, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं था ना? वो भूतिया ब्लैक बोर्ड रामू को भी निकल गया। मौसम की दहशत भरा भयानक कहर साफ बयान कर रहा है कि वो भूतिया ब्लैक बोर्ड हम सबको जिंदा निकल जाएगा। अरे, हमारे पास कोई और चारा नहीं? हमें फौरन ही गांव वालों की मदद लेनी होगी क्योंकि हम संख्या में बहुत कम हैं।
सभी पास के गांव में आकर उन्हें भूतिया ब्लैक बोर्ड के बारे में बताते हैं और रूपा कहती है, आप लोग इतना सोच क्यों रहे हो? अरे उस स्कूल में हम सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी पुरुषों को उनकी सहायता करनी चाहिए। आखिर हम उस भूतिया ब्लैक बोर्ड की चुड़ैल को कैसे खत्म करेंगे? चुड़ैल और भूतों का विशेष ज्ञान तो मोहन काका के पास है। हमें उस भूतिया ब्लैक बोर्ड को जलाना होगा, क्योंकि हम उस भूतिया ब्लैक बोर्ड के अंदर जा नहीं सकते। फिर दोनों मिट्टी के तेल के कैन के साथ जल्दी मशाल को लेकर बढ़ने लगते हैं कि रूपा कहती है, तूफानी हवा की लहरें मशाल की लौ को ज्यादा देर तक जलने नहीं देंगी। ये माचिस अपने साथ ले जाओ। सभी जन हिम्मत करके क्लासरूम के उस भूतिया ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और मोहनदास कहता है, बाहर निकल चुड़ैल, हम सभी आ गए हैं। तभी चुड़ैल भूतिया ब्लैक बोर्ड से आधी बाहर निकलकर हंसते हुए कहती है, इतने सारे मूर्ख इंसान एक साथ मेरी भूख का शिकार बनने आए हैं। तेरी हिम्मत है तो पूर्ण अवतार में इस श्याम पट्ट से बाहर निकल कर दिखा। क्या हुआ, डर गई? मैं जानता हूं कि तेरा ये शरीर सिर्फ आधा है, इसलिए तू बाहर नहीं आ सकती। जैसे ही हरिया ब्लैक बोर्ड पर मिट्टी तेल छिड़ककर उसे जलाने के लिए आगे बढ़ता है, चुड़ैल उसको अपने दोनों हाथों से दूर फेंकती है और खूब हड़कंप मचाती है, जिसे देखकर प्रिंसिपल कहता है, ऐसे तो ये भूतिया ब्लैक बोर्ड सबको खत्म कर देगी, हमें स्कूल को बंद करना होगा। इस स्कूल से गांव के तमाम बच्चों का भविष्य जुड़ा है। एकता में बल होता है। हमको डर कर नहीं, डट कर इसका सामना करना होगा। प्रिंसिपल और बाकी लोग चुड़ैल को भटकाने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर नीलम मशाल की लौ से ब्लैक बोर्ड को धधकती आग के हवाले कर देती है और चुड़ैल तड़प कर कहती है, बुझा दो इस आग की लौ को, मेरा अंग अंग जल रहा है। मैं तड़प रही हूँ। मन में अगर ठान लिया जाए तो चट्टान को भी हिलाया जा सकता है। टीचर नीलम के कड़े संघर्ष ने न सिर्फ बच्चों का भविष्य बचाया, बल्कि भूतिया ब्लैक बोर्ड का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सभी स्टूडेंट अंत में उसे कहते हैं, सॉरी टीचर, अब से हम कभी शरारत नहीं करेंगे। चुड़ैल दादी के 10 बच्चे। रात में कुछ 9-10 साल के बच्चे घर के बाहर आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। रवि की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते वो एक गड्ढे में गिर जाता है और कहता है, अरे कोई मुझे बचाओ, पिंकी, राहुल, रोहित, सोनम, मुझे बचाओ। अरे रवि गिर गया, चलो जल्दी से उसे बचाते हैं। पिंकी की बात सुनकर वो 8 बच्चों का ग्रुप रवि को बचाने के लिए लग जाता है। एक रस्सी के सहारे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उन 9 बच्चों में से 2 बच्चे और गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे अब क्या होगा? श्रेया, बॉबी भी रवि के साथ गड्ढे में गिर गया। अगर हम सबके मम्मी पापा को पता चला तो कभी खेलने नहीं देंगे हमें एक साथ। क्या करें, कैसे बचाएं? अरे पिंकी, सोनम, रोहित, हमें कोई तो बाहर निकालो, यहाँ बहुत डर लग रहा है अंधेरे में। श्रेया रोते हुए इतना कहती है कि एक चुड़ैल बुढ़िया अपने जादू से उन बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालती है। तभी तीनों बच्चे हवा में उड़ते हुए जमीन पर उतरते हैं। यह देखकर वो 10 के 10 बच्चे हैरान हो जाते हैं। हैला, तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? किसने बचाया तुम्हें? पता नहीं यार, अपन खुद शॉक्ड है। हैरानी वाली कोई बात नहीं है बच्चों, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। चुड़ैल दादी, आपने बचाया हमें। थैंक यू चुड़ैल दादी, आप नहीं होते तो हम उस गड्ढे में ही रहते। अरे बच्चों, तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? नहीं दादी, आपने तो हमारे दोस्तों की जान बचाई। आप बहुत अच्छी चुड़ैल दादी हो। तुम भी ना बच्चों। ओके, अब से मैं तुम्हारी चुड़ैल दादी हूँ। आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सारे बच्चे चुड़ैल दादी की कुर्सी के पास कहानी सुनने एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं। दादी, आप चुड़ैल कैसे बन गए? यही वाली कहानी सुना दो ना। ठीक है, सब बच्चे आराम से बैठ जाओ, मैं यही कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे गौरव के साथ अकेली रहा करती थी। फिर एक दिन मेरा बेटा अपनी पसंद से मोना से शादी करके आ गया। तो मैंने बोला, अरे गौरव बेटा, तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली बेटा। तो क्या हुआ माँ, क्या मुझे अपनी पसंद से शादी करने का हक नहीं है? और अब तो करके आ गया ना, तो पता चल गया। हाँ बेटा, तेरी बात सही है, पर मैंने तेरी शादी के बहुत अरमान देखे थे। माँ, अपने अरमानों को साइड में रखो और अब अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ हाँ बेटा,
मैं अभी कलश लाई। ये बोलकर सरोज अंदर से कलश ले आती है, फिर उसकी आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाती है। वो आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाती है, पर दोनों बिना आशीर्वाद लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। ये बात सरोज को बहुत अटपटी लगती है। अगले दिन दोनों सोए हुए थे, तभी सरोज उनके कमरे के बाहर जाकर खटखटाती है। मोना बहू, अरे ओ मोना बहू, उठ जाओ, सुबह का वक्त हो गया है। आज तुम्हारी पहली रसोई है और आरती भी तो करनी है। अरे क्या है इस बुढ़िया को? बेबी, मैं ये सब नहीं कर सकती। यार तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ थोड़ा एडजस्ट करो, बाद में तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अरे बेटा, जाग जाओ। हाय माँ जी। ये कहने के बाद मोना तैयार होकर आरती करती है। उसके बाद पहली रसोई में खीर बनाती है, वो भी जली हुई। तभी सरोज खाकर कहती है, अरे बहू, तूने ये कैसी खीर बनाई है? सारी जला दी ना बेटा, ध्यान से करती। अरे माँ जी, मैंने इतनी मेहनत से पहली बार कोई खीर बनाई है, उसमें भी आपने मेरी कमी निकाल दी। अरे माँ, आपने क्यों डांटा उसे? एक तो बेचारी ने कितनी मुश्किल से खीर बनाई, उसे इन सब की आदत नहीं है। अरे बेटा, इसमें इतनी नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं ही खाना बना लिया करूंगी। अगले दिन सरोज बाजार से आकर खाना बनाती है, तभी उसके पैरों में बहुत तेज दर्द होता है और वो कहती है, बहू, अरे बहू, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो गया है, जरा मुझे कमरे तक पहुंचा दे। बुढ़िया को तो 2 पल का चैन नहीं है, अब कमरे तक छोड़ने जाओ। मोना उससे चिढ़कर कमरे तक छोड़ देती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? जरा मेरे पैर में बाम तो लगा देती। बस बच्चों, बहुत रात हो गई है, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढते हुए आ गए तो उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना। पर चुड़ैल दादी, हमें जानना था आपकी बहू ने आपके पैरों की मालिश की या नहीं। बेटा, कल तुम इसी समय मुझे यहीं मिलना। सारे बच्चे, मैं तुम्हें आगे की कहानी तब सुनाऊंगी। ठीक है दादी, हम सारे बच्चे कल आएंगे और आपसे कहानी सुनेंगे। अभी हम चलती हैं। गुड नाइट चुड़ैल दादी। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। ये सुनकर बच्चे अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली रात सारे बच्चे घर से छुपकर इकट्ठा होते हैं और चुड़ैल दादी के पास आकर उनसे गले लग जाते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, आप आगे की कहानी बताओ ना। क्या आपकी बहू ने आपकी सेवा की, आपके मालिश की पैरों की? हाँ, बताती हूँ, सुनो। क्या कहा माँ जी आपने? आपके पैरों में बाम लगा दो? आपके मट्टी जैसे पैरों को छूकर मेरे तो हाथ ही गंदे हो जाएंगे। सॉरी माँ जी, मैं नहीं लगा सकती, आप खुद ही कर लो। ये बोलकर मोना चली जाती है। ये सुनकर सरोज को बहुत दुख होता है कि उसकी बहू उसका जरा सा काम भी नहीं करती। साथ ही दिन पर दिन वो उसे अपने इशारों पर नचाती, घर का सारा काम सरोज से करवाती। और दुख की बात तो ये थी कि सरोज गौरव को ये सब बात बता देती है। तभी गौरव उससे कहता है, तो क्या हो गया, अब क्या छोटी छोटी बातों पर उसे सुनाओगी? अगर आप थोड़ा इस उम्र में घर का काम कर लोगी तो आपकी हड्डियों में जान आ जाएगी। और मेरी बीवी की चुगली करना बंद कीजिए, मुझे पसंद नहीं है ये। पर बेटा, तुझे थोड़ा तो बहू को समझाना चाहिए ना। समझने की कोशिश आप करो। सरोज की बात का गौरव के कान पर कुछ भी असर नहीं होता, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। वहीं मोना नौकरों की तरह सरोज से काम कराती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दवाई खत्म हो जाती है। बेटा, जरा मेरी दवाई ले आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करोगी अब आप और दवाई खाकर? एक दिन तो मर ही जाना है। खैर मोना, जल्दी से प्रॉपर्टी पेपर लेकर आओ। ये ले बुढ़िया, इस प्रॉपर्टी पर अपनी साइन कर। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ये मुझसे कैसे बातें कर रही हो? गौरव, तू तो मेरा बेटा है, तू भी। कोई बेटा बेटा नहीं हूं मैं तेरा। बुढ़िया, मेरे बाप की दूसरी शादी से तू इस घर में आई और तब से तू मेरे लिए सौतेली माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जल्दी से इस प्रॉपर्टी पर साइन कर ताकि ये मेरे नाम हो जाए। गौरव, ये तेरे साथ तेरी बहन का भी है, तू अकेले ये नहीं ले सकता। साइन कर बुढ़िया। नहीं करूंगी। गौरव की बात से इनकार करने पर मोना एक पिलो से उसका जबरदस्ती मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद वो दम तोड़ देती है और सरोज के अंगूठे का छाप उससे प्रॉपर्टी पर ले लेते हैं। अरे वाह, आखिर ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही गई। अब तो हमारा ही राज होगा। कुछ देर बाद ही सरोज चुड़ैल बनकर कहती है, तुम दोनों ने मुझे मारकर और मुझ पर अत्याचार करके बिल्कुल ठीक नहीं किया।
इस चीज की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने बहू बेटों को मार देती है और वो प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देती है। बस उसके बाद मैं यहाँ आ गई और तुम सबकी जान बचाई। दादी, आपके बहू बेटे बहुत गंदे थे, और क्या ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं बेटा, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है, इसीलिए हमें कभी भी न लालची बनना चाहिए, न बड़ों का निरादर करना चाहिए। चलो बच्चों, लेट हो रहा होगा, सोने जाओ अब। ये कहने के बाद चुड़ैल दादी गायब हो जाती हैं। चुड़ैल की मुर्गी। बिजलीपुर नाम का एक गांव था। उसी के पास के जंगल में छुरी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो बोली, उफ, ये गर्मी, हाय कितना बोरिंग डे है, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। कोई बात ही नहीं करता मेरे से, कोई बात ही नहीं करता। चुड़ैल गाना गाते हुए हवा में देख ही रही थी कि उसकी नजर उड़ती हुई चिड़ियों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, यार इन चिड़ियों का सही है, खुले आसमान में अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ उड़ कर इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं, और इन्हें गर्मी भी नहीं लगती होगी। लेकिन मुझे तो गर्मी भी बहुत लग रही है और मुझे उड़ने का भी मन कर रहा है, पर कैसे उड़ूंगी? एक बार खुद उड़कर देखती हूँ, आखिर मैं भी चुड़ैल हूँ ना। ये बोलते ही चुड़ैल अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर उछलती है और उड़ने की कोशिश करती है, मगर नाकाम होकर गिर जाती है। चुड़ैल बार बार कोशिश करती है और बार बार गिर जाती है। तभी पत्थर में लात मारकर गुस्से में कहती है, मैं नहीं खेल रही, साला जितनी बार कोशिश कर रही हूँ उतनी बार गिर रही हूँ। अरे कम से कम चुड़ैल बनाया था तो थोड़ी शक्तियाँ तो देते, अरे पंख ही दे देते ताकि थोड़ा फड़फड़ा सकूं, लेकिन नहीं, बस बहुत हो गया, अब मुझ में शक्ति नहीं है, अब मुझे कुछ खाना है। ये बोलते ही चुड़ैल खाना खाने के लिए जैसे ही अपने घर में जाती है तो उसे अपने सामने एक मुर्गी दिखती है, जिसे देखकर उसकी लार टपकती है और कहती है, आहा, इतनी लजीज जिंदा मुर्गी देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, जल्दी से खा जाती हूँ, मेरे पेट के चूहे भी मर जाएंगे, आजा मुर्गी आजा। चुड़ैल उस मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन चालाक मुर्गी अपने तेज कदम आगे करके भाग जाती है। कभी चुड़ैल उसकी गर्दन तक पहुंचने के लिए हाथ आगे करती है तो कभी मुर्गी फिर भाग जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, मुर्गी के बच्चे, आज तू कब तक मुझसे दूर भागेगी? अब तुझे पकड़ ही लूंगी, जिसके बाद तेरी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। आजा मुर्गी आजा, लगता तुझे गाना सुनाना पड़ेगा, तू मेरी लजीज खाना, आजा आजा मेरे पेट में आजा, मिलकर मेरी भूख मिटा जा, मैं चुड़ैल तू मेरा खाना। गाना गाने के बाद ही चुड़ैल झट से मुर्गी को झपट लेती है और उसकी गर्दन दबाकर हवा में उठाकर कहती है, अब भागना मेरी मुर्गी रानी, अब तो कितना भागेगी, तेरी गर्दन मैंने दबोच क्यों रखी है, और अब तो मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जा। तभी मुर्गी अपने पंख से झटपटाकर उड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे तू उड़ती भी है क्या? क्यों ना मैं इसी पर बैठकर आसमान में उड़ूं? ये मुझे पूरे आसमान की सैर करवा देगी। चल ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। चुड़ैल मुर्गी को जमीन पर उतार देती है और उसकी गर्दन भी छोड़ देती है। तभी खांसते हुए मुर्गी बोलती है, शुक्रिया जो तुमने मेरी गर्दन को छोड़ दिया, प्लीज मुझे मार कर मत खाना, तुम्हारी जो शर्त होगी वो मैं मानूंगी। तो सुनो, मैं तुम पर बैठकर आसमान की सैर करना चाहती हूँ, तो कराओगी ना मुझे सैर? बड़ी अजीब चुड़ैल है, चुड़ैल बनकर भी उड़ नहीं सकती, जो मेरा सहारा मांग रही है। पर मैं कैसे तुम्हें आसमान की सैर करा सकती हूँ? तुम खुद भी तो उड़ सकती हो। लगता है मुझे वापस से तुम्हारी गर्दन को दबोचना पड़ेगा। तुम्हारा टेटुआ जो बहुत चल रहा है, जितना बोला उतना करो, मुझे आसमान की सैर कराओ। चुड़ैल अपने बड़े नाखून और लाल आंखें दिखाकर मुर्गी को डरा देती है, जिससे मुर्गी डर कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें आसमान की सैर करवा दूंगी। अरे ये चुड़ैल पागल है क्या? कभी मुर्गियों को उसने उड़ता हुआ भी देखा है किसी ने? चलो दिखाओ मुझे खुद पर। ये बोलकर चुड़ैल उस पर बैठती है, मगर गिर जाती है। चुड़ैल फिर बैठती है और गिर जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मुर्गी की पीठ पर बैठ नहीं पाती। मुर्गी उसके लिए काफी छोटी होती है। तभी वो कहती है, मैं इस मुर्गी पर बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे इस मुर्गी को बड़ा ही करना होगा, पर कैसे? ये बोलकर ही चुड़ैल अपनी शक्ति से उसे बड़े आकार में कर देती है, जिसके बाद वो उसकी पीठ पर बैठ जाती है और कहती है, चल मेरी मुर्गी, तक पक ओए,
तक उड़ जा मेरी मुर्गी रानी। अरे राम, ये मोटी भैंस चुड़ैल दिखती हुई रुई है, लेकिन वजन पूरे हाथी जैसा है। इस मोटी को उठाकर कैसे उड़ूं? अरे उड़ती की बताओ। उड़ रही हूँ मालकिन, उड़ रही हूँ। ये बोलकर वो मुर्गी थोड़ी देर के लिए उड़ती है, लेकिन फिर उड़ते उड़ते नीचे गिर जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे मुर्गी, तू गिर क्यों गई? पता भी है कितना मजा आ रहा था आसमान में, और उड़ा मुझे मजा आ रहा था। जी फिर से कोशिश करती हूँ। मोटी चुड़ैल कहीं की, अब देख तुझे गिराकर कैसे मजा चखाती हूँ। मुर्गी फिर उड़ती है और इस बार उसे अजीब तरीके से उड़ाकर जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, अरे राम रे, मर गई, फूट गई रे, कोई तो बताओ। अरे ओ मुर्गी की बच्ची, सही से उड़ा ले वरना मैं तुझे उड़ा डालूंगी। तू भी नकली है क्या मेरी तरह? उड़ नहीं सकती है? ये बोलकर चुड़ैल फिर उस मुर्गी पर बैठती है और वो मुर्गी उसे थोड़ी देर उड़ाकर फिर जानबूझकर जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो कहती है, मैं तेरा नाटक और नहीं झेल सकती, मुझे भूख लग रही है। अब मुझे कुछ खाना है, लेकिन मेरा खाना तो तू थी। चल छोड़, मैं गांव जाकर 2-4 लोगों का खून पीकर उनका लजीज मांस खा कर आती हूँ। चुड़ैल मुर्गी को पिंजरे में बंद कर गांव में जाकर लोगों को मारकर उन्हें खा जाती है। 2-4 दिन बीतते हैं। चुड़ैल रोज मुर्गी को टॉर्चर कर उस पर उड़ने की कोशिश करती और फिर उसे पिंजरे में बंद करके गांव में जाकर लोगों को मारकर खाकर वापस आ जाती थी। ये सिलसिला 2-4 दिन और चला, लेकिन एक दिन उसे बहुत भूख लगती है तो वो कहती है, आज मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं जरा 5 लोगों को मार कर खाती हूँ, तब तक तुम मुर्गी यहीं रहना। चुड़ैल मुर्गी को अपने घर में बिना ताले लगाई चली जाती है। वहीं जंगल में भटकते भटकते 2 लड़के आ जाते हैं। तभी उन्हें जिसके अंदर जाकर उन्हें एक मोटी सी और बोलते हैं, ओए विराट, देख इस जंगल के अंदर तो इतनी मोटी मुर्गी है। इसे देखकर मुझे चिकन लेग पीस, तंदूरी चिकन, शाही बिरयानी, चिकन कोरमा की याद आ रही है। बस और नहीं रह जाता विराट, इसका ये चिकन बनाकर यहीं खा लेते हैं। हाँ सूरज, चिकन का नाम लेते लेते अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। जल्दी से यहीं बना ले, आज की पार्टी मेरी तरफ से। कोई भी नहीं है इस जंगल में। अरे नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो तुझे पड़ेगा, मेरे पेट में जो आएगी। ये बोलकर सूरज उस मुर्गी की गर्दन पकड़कर काट देता है। कुछ देर बाद दोनों उस मुर्गी को एक लकड़ी पर आंच में भून रहे होते हैं, फिर उसे उंगली चाटते हुए खा जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल दोनों लड़कों को पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम दोनों ने मेरी मुर्गी को निगल लिया है? उसका चिकन बनाकर जल्दी बोलो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या वो मुर्गी तुम्हारी थी? हमें माफ कर दो। अगर हमें पता होता कि ये एक चुड़ैल की मुर्गी है तो हम कभी नहीं छूते उसे। लेकिन अब तो तुमने उसे छू भी लिया और पेट भरकर डकार भी मार ली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें खाकर डकार मारूंगी। तूने मेरे हेलीकॉप्टर को खा लिया, अब तू गया। ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों को बेरहमी के साथ मारती है और फिर उन्हें काट कर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाती है। फिर मुर्गी के जाने के बाद वो उड़ने का ख्याल छोड़ देती है। गेहूं की फसल काटने वाली चुड़ैल। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उस हवाओं के साथ कुत्ते और भेड़िए की आवाज भी आ रही थी। सीलमपुर गांव के किनारे एक बड़े से खेत में गेहूं की फसल के अंदर 3 चुड़ैल बैठकर फसल काट रही थी। उन 3 चुड़ैल में से 2 चुड़ैल प्रेग्नेंट थी और 1 चुड़ैल मामूली चुड़ैल थी। तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल काट रही थी कि तभी चांदनी चुड़ैल बोलती है, आयो दादा, अरे बड़की चुड़ैल, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। मैं तो फसल काटते काटते थक गई, साथ ही साथ मेरे पेट का बाबू भी थक गया। बाबू थक गया या फिर तू थक गई? अरे संजू बहन, अब चांदनी बहन थकेगी तो बाबू भी थकेगा ना। वैसे उसके साथ साथ तो मैं भी थक गई हूँ। अब चांदनी बहन के साथ साथ मुझे भी प्यास लग गई है। वैसे भूख मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई मनुष्य यहाँ आता है तो तुम दोनों उसका खून पीना और मैं उसका मांस खा लूंगी। इस तरह तुम दोनों अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। उसकी बात से चांदनी और रागिनी चुड़ैल सहमत हो जाती है और वो तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल के अंदर बैठ जाती हैं। तभी वहां से एक राम नाम का लड़का मगन गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। वो चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। राम की खुशबू उन तीनों चुड़ैल तक पहुंच जाती है और उसकी खुशबू को सूंघकर चांदनी बोलती है, अरे संजू बहन,
मुझे किसी इंसानी खून की खुशबू आ रही है। मेरी तलब अब और बढ़ती ही जा रही है। जाओ जाकर जल्दी से उस इंसान को हमारे पास ले आओ। अब मैं उसकी खुशबू से मदहोश हो रही हूँ। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। हाँ चांदनी चुड़ैल बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे संजू बहन प्लीज ना, हम दोनों तो प्रेग्नेंट हैं, हम दोनों कहीं नहीं जा सकती, इसलिए तुम जाओ और जाकर उस इंसान को ले आओ। हम लोगों से अब प्यास बर्दाश्त नहीं होगी, हमें खून चाहिए, खून। उन दोनों की बात सुनकर संजू चुड़ैल हवा में उड़कर इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे राम दिखाई देता है और वो अचानक ही राम के पास आ जाती है। चुड़ैल को देख राम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और चुड़ैल को देख राम डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, अरे यहाँ तो चुड़ैल है। अरे बाप रे बाप, मुझे क्या पता था कि मेरे गेहूं के खेत में चुड़ैल होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। राम जल्दी भाग यहाँ से। इतना कहकर राम वहाँ से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल गाना गाते हुए उससे बोलती है, एक तो कम जिंदगानी, उस पे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी तब तक खून में रवानी। चुड़ैल तू कौन है? तुम मुझे क्यों मार रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे चुड़ैल। नहीं राम, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी 2 बहनें प्यासी हैं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मुझे तो तुझे मारना ही होगा। और वैसे भी तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मैं वही हूँ जिसको तूने अपनी फसल काटने को दिया था। इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करती है, जिसके बाद वो अपने हाथ से राम की गर्दन पकड़कर तोड़ देती है और उसकी लाश को ले जाकर अपनी दोनों बहनों के सामने रख देती है। पैर पर काट कर रागिनी चुड़ैल उसका खून पीने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल चांदनी राम की गर्दन पर काट कर खून पीने लगती है। और जब राम के शरीर का खून पूरी तरह सूख जाता है तो संजू चुड़ैल उसके शरीर को खा जाती है और अपने मुंह से हड्डियां उगलने लगती है। राम को खाने के बाद वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर अपनी फसल को काटने लगती हैं और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है वैसे ही रागिनी चुड़ैल बोलती है, अरे बहनों सुबह होने वाली है, जल्दी यहाँ से गायब हो जाओ, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ेगी वैसे ही हम जलकर मर जाएंगे। सभी चुड़ैल उससे सहमत होती हैं और गायब हो जाती हैं और इस तरह अब एक बार फिर रात होती है और वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर गेहूं के खेत में अपनी फसल काटने लगती हैं। इस तरह अगर उस फसल के पास कोई भी आदमी या औरत आता तो वो तीनों चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। वो तीनों चुड़ैल उन सभी को एक भयंकर मौत मार देती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजू नाम की एक औरत उस गेहूं की फसल के आगे से जा रही थी कि तभी रागिनी चुड़ैल उस औरत के सामने आ जाती है और उस औरत के ऊपर हमला करने जाती है। जैसे ही वो औरत उस औरत के ऊपर हमला करती है वैसे ही रागिनी को एक झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। झटका लगने की वजह से रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बौखलाते हुए बोलती है, तू कौन है और मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मैं कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक सिद्ध पंडित की पत्नी हूँ। मेरे गले में जो माता रानी का लॉकेट है वो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। मैं जानती थी कि यहाँ पर 3 चुड़ैलें हैं और वो चुड़ैल यहाँ हर उस इंसान को मार देती है जो इधर से गुजरता है। तो मुझे सच बता दे कि आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हम इंसानों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसका ये सवाल सुनकर रागिनी के पास उसकी दोनों बहनें भी आ जाती हैं और अंजू के सवाल का जवाब देते हुए संजू बोलती है, आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरी दोनों बहनें बहुत ही गरीब थे। मेरी दोनों बहनों की पतियों ने उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम तीनों ने हार नहीं मानी। हम तीनों अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरों के खेत में जाकर काम किया करते थे और ऐसे ही एक दिन हमें इस खेत का मालिक राम कहता है, रागिनी, संजू और चांदनी, यदि तुम तीनों ने रात के समय मेरी इस गेहूं की फसल को अच्छी तरह काट दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। ठीक है, लेकिन मौसम खराब हो रहा है। तभी तो मैं तुम्हें रात के समय फसल काटने को बोल रहा हूँ। अगर तुम रात के समय ठीक समय पर फसल काट देती हो तो मेरी फसल बच जाएगी। राम की बात से तीनों बहनें सहमत होती हैं और फसल काटने लगती हैं। कुछ ही देर बाद भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश इतनी भयंकर थी कि आसमान फट जाता है और बिजली उन तीनों के ऊपर ही गिर जाती है और वो तीनों एक झटके में ही मर जाती हैं। और इस तरह हमारी मौत हो गई। हमने इस खेत के मालिक को मार दिया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। वो तीनों चुड़ैल अंजू को अपनी कहानी बता रही थी और वो अपनी आप बीती बताने में इतनी मगन हो गई थी कि उसने सूरज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जैसी सुबह हुई और सूरज की पहली रोशनी उन तीनों पर पड़ी वैसे ही तीनों जलने लगी। वो देख चुड़ैल बोलती है, तूने अपनी बातों में फंसाकर हमें धोखे से जला दिया, लेकिन याद रखियो हम वापस आएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन सिर्फ इस खेत तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि तेरे पूरे गांव को तबाह करने के लिए आएंगे।
इतना बोलते बोलते वो चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह अब उस गेहूं के खेत को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद अब किसी की भी मौत उस गेहूं के खेत में नहीं हुई और अंजू भी अपने घर जाकर अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। अरे अरे ओ चुड़ैल, हमका छोड़ दियो। नहीं रे, हम तो का नहीं छोड़ेंगे, काहे कि हम तोरे घर से ज्यादा मछलियाँ लेकर जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी तूने हमको देख लिया। अब तो तू अपनी जान से जाएगा रे। सोहन अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती और उसको एक भयानक मौत दे देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी मछलियों को बोरे में बांधकर बाजार में ले जाती है और एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर मछलियां बेचने लगती है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो, ये लो झींगा, ये कतरी, आओ भाई और ले जाओ बाजार भाव से एकदम सस्ती मछली। बसंती की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोगों की आंखें खुल जाती हैं और वो गांव वाले अपने घरों के बाहर आकर आपस में बोलते हैं, अरे इतनी रात को आखिर अपने गांव में मछलियों को कौन बेच रहा है? अरे भैया हम क्या जाने। अरे जब पता नहीं तो एका पता लगाई का पाड़ी ना। इतना कहकर राज और चांद मछली मार्केट जाते हैं, जहां पर उन्हें बसंती की आवाज सुनाई देती है। बसंती की आवाज सुनकर वो दोनों बसंती की दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं, अयो बसंती काकी, ई कैसन मछलियां देवत हो काकी? काकी तोहार मछलियां तो बहुत झकास लागत है। वैसे तो इतनी रात को मछली काहे बेच रही हो? तो फिर काहे के लिए खरीदत नाही हो? अरे वो हमार घर में पैसा नहीं है, यही खातिर हम रात के समय मछली बेचत हैं। अब बस भी करियो काकी, रुलाई के मानेगी का। चलो आप दे दियो 3 किलो मछलियां।